नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मानसून सत्र चल रहा है लोकसभा राज्यसभा में, वहाँ पे दिल्ली में। और इस मानसून सत्र में कल जो एक घटना घटी वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो घटना क्या है? जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने अचानक से शाम में इस्तीफा दे दिया अपने पद से और हवाला दिया अपने खराब स्वास्थ्य का। अब सवाल उठना लाजमी था। सवाल इसलिए भी बनता है कि जो व्यक्ति सुबह से लेकर के राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल हो रहा हो, बेहतर तरीके से संचालन कर रहा हो, कहीं से भी ये नहीं लग रहा था, चाहे चेहरे का हाव भाव हो, किसी कोई भंगिमा हो या उनके किसी भी बोलचाल एक्टिविटी, कहीं से वो नहीं लग रहे थे कि वो बीमार थे। फिर अचानक से शाम को ऐसी क्या बात हो गई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा और हवाला देना पड़ा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक राजनीतिक गलियारे में अगर आप देखेंगे तो कभी भी इस तरह की जब अचानक से किसी इस्तीफे का जब समाचार सुनेंगे तो उसमें सबसे पहला जो कारण बताया जाता है इस्तीफा देने वाले के तरफ से कि भाई हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ और लगता है कि कोई और भी कारण है। उसी तरह से यहाँ भी देखने को लग रहा है कि ये जगदीप धनखड़ साहब की बीमारी का आड़ है या सियासी ऑपरेशन उनका किया गया है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि अगर जैसा मैंने बोला कि भारत की राजनीति में अक्सर होता है कि कुछ अचानक, कुछ अनकहा और बहुत कुछ अनसुलझा होता है। भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ जिस तरीके से अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दिया है, तो इसके वजह से चर्चा के विषय के साथ-साथ लोग हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। भाजपा से जुड़े हुए लोग, भाजपा के कार्यकर्ता या जो भी संघ से जुड़े हुए लोग, खास करके जो निचले स्तर के लोग हैं, बड़े लोग तो खेला में शामिल ही होंगे कि आखिर इस्तीफा हुआ तो क्यों हुआ? तो ये जो है समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि इस तरह की जब बात आती है तो जो राजनीतिक के जानकार होते हैं, जो राजनीतिक पंडित होते हैं, विश्लेषक होते हैं, वो या न्यूज़ चैनल वाले भी मुस्कुरा उठते हैं, या जो आम आदमी भी राजनीति को करीब से फॉलो करता है, जब इस तरह के इस्तीफे होते हैं और उसमें कहे जाते हैं कि भाई उनकी जो है स्वास्थ्य खराब थी, इसके वजह से वो उन्होंने इस्तीफा दिया, तो एक मुस्कान सी आ जाती है। क्योंकि वो समझते हैं कि ये इस्तीफा स्वास्थ्य खराब के कारण नहीं दिया गया, बल्कि ये दिलवाया गया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ता है तो लोग असली बीमारी कहीं और ढूंढने लगते हैं, कभी सिस्टम में, कभी दवाओं में और कभी अगले चुनाव की रणनीति में। जब भी इस तरह की जब आप देखिएगा कि जब इस्तीफा आपको देखने को सुनने को मिलेगा तो उसमें 3 जो कारण महत्वपूर्ण होते हैं कि कभी सिस्टम या कभी दबाव के कारण, तो कभी अगले चुनावी रणनीति के कारण ही इस्तीफा देने को पड़ता है। अब धनखड़ साहब की बात अगर की तो क्या बीमारी है उनकी? अगर यह जानने की आपके मन में उत्सुकता है तो यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके लिए ही है। इसमें धनखड़ जी के संभावित बीमारियों के बारे में हम लोग एक छोटा-सा ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य का हवाला दिया तो विश्लेषण ना कह करके ऑपरेशन ही कहें कि ऑपरेशन करते हैं, और कारण भी। तो पहला जो है अगर देखें कि पहली जो उनकी बीमारी है धनखड़ साहब की, वो है न्यायपालिका से टकराव। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो धनखड़ साहब मुखर होकर करके न्यायपालिका जिस तरह से स्वतः संज्ञान लेकर करके सरकार के हर काम में बाधा डालने की कोशिश की है, और उसमें धनखड़ साहब बहुत ही मुखर तरीके से उनके खिलाफ में आवाज उठाई है, तो वो एक कारण जब सबसे बड़ा बीमारी वही दिखता है। क्योंकि धनखड़ साहब कोई शांत चित्त, सीधे-साधे उपराष्ट्रपति नहीं थे, जैसे कि इनके पहले नायडू साहब थे, वेंकैया नायडू, या उनके पहले और भी जो लोग रहे। तो ये उस तरह के व्यक्तित्व वाले आदमी नहीं थे, मुँह मतलब सामने बोलने वाले थे। वे न्यायपालिका पर धनखड़ साहब बार-बार सवाल उठा चुके हैं। अनुच्छेद 142 को एक तरह से परमाणु मिसाइल कहना या जजों को सुपर संसद घोषित करना, ये सब बातें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के गले में हड्डी की तरह फंसी हुई, या कह सकते हैं कि हाँ, फंसी हुई हड्डी बन चुकी थी,
जो धनखड़ साहब ने बार-बार न्यायपालिका पे सवाल उठाया और अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल कहा, जजों को सुपर सांसद घोषित करना, या सब बातों से जैसे क्या है सुप्रीम कोर्ट थोड़ा-सा अकबकास आ गया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये इस्तीफा वास्तव में स्वास्थ्य के लिए था या संवैधानिक संतुलन को फिर से सेट करने के लिए था? पहला, जो पहली बीमारी वो यही बीमारी थी, न्यायपालिका से टकराव। क्या मोदी सरकार ने ये समझ लिया कि धनखड़ साहब की जुबान गठबंधन पर भारी पड़ रही है? क्या न्यायपालिका के सम्मान को बचाने के लिए बलि का बकरा के रूप में चुना गया धनखड़ साहब को, या बलि का बकरा बनाया गया धनखड़ साहब को? सवाल तो उठेगा मोदी जी, सवाल तो उठेगा। अब दूसरी बीमारी की ओर चलते हैं कि दूसरी बीमारी धनखड़ साहब की क्या थी। तो दूसरी बीमारी थी चुनावी बुखार और बिहार की पॉलिटिक्स। बिहार का चुनाव नजदीक है। एनडीए गठबंधन अगर यहाँ पे देखें तो जो आए दिन जितने भी सर्वे आए हैं और तेजस्वी यादव को एज ए मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बताया गया, हर सर्वे में, चाहे जो भी सर्वे हो, हर सर्वे में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे पहली पसंद बताया गया। ये अलग बात है कि उसी सर्वे में एनडीए को गठबंधन के तौर पे पहली पसंद बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने जो सर्वे, इंटरनल सर्वे है बीजेपी का, उससे उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। तो उनको लग रहा है कि हमारा कहीं गठबंधन कमजोर दिख रहा है। तो ऐसे में क्या यह इस्तीफा पद खाली करने का यज्ञ है, हवन है, जिससे किसी जदयू नेता को उपराष्ट्रपति बनाकर बिहार में समीकरण साधा जाए? सवाल तो बनेगा, पूछा जाएगा। शाम तक उन्होंने बढ़िया से दिन भर कार्रवाई की, शाम को अचानक से स्वास्थ्य का हवाला दे दिया। अब इसमें क्या है कि कौन दो नाम जो है चर्चा में बन रहे हैं, आ रही है। अलग बात है कि मीडिया के गलियारे जो हैं, पोर्टल न्यूज हैं, या जो है, या सोशल मीडिया पे अति उत्साहित लोग जो हैं वो नीतीश जी को बना रहे हैं राष्ट्रपति। लेकिन सबसे पहला एक नाम जो है कि राज्यसभा के जो उपसभापति हैं डॉक्टर हरिवंश, उनको क्या उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है ये चुनावी रणनीति को साधने के लिए, बिहार की राजनीति को साधने के लिए? या रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे हैं? दोनों ही ऐसे नाम हैं जो वोट भी दिला सकते हैं और जातीय संतुलन भी बना सकते हैं। बिहार में चुनाव है और जातीय समीकरण पर राजनीतिक दलों का ध्यान न हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बिहार में, ऐसे पूरे देश में जातीय फैक्टर है, लेकिन बिहार ऐसे भी बदनाम है, बिहार यूपी, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मैटर करता है जातीय समीकरण। और इस स्थिति में अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ विकास की बात करूंगा या मैं विकास के मुद्दों पर सिर्फ चुनाव लड़ूंगा, तो ये बेईमानी होगी। तो क्या ये उस जातीय समीकरण को साधने के लिए धनखड़ साहब की बलि दी गई या हवन कुंड में डाला गया? तो दूसरी बीमारी तो ये है। अब चलते हैं तीसरी बीमारी। धनखड़ साहब की जो तीसरी बीमारी संभावित हो सकती है वो नीतीश कुमार का वादा। एक और अफवाह उड़ रही है, जैसा मैंने बताया कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने का वादा किया गया था बहुत पहले, और आज भी जदयू, ये बीजेपी के कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, कुछ नेताओं ने, कि उपराष्ट्रपति इनको बनाना चाहिए। और यहाँ से और बहुत सारे उसके बाद से क्या है, पहले राजद ने बोला, फिर बीजेपी के कुछ नेताओं ने बोला, तो सारे मीडिया हाउसेज और जो भी पोर्टल न्यूज हैं या जो भी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बना दिया कि भाई उप मुख्यमंत्री वो बनेंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और जदयू से 2 उप मुख्यमंत्री होगा, समीकरण वगैरह बना करके फिट हो गया। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ समय पहले तक जदयू बीजेपी में, ये पिछली बार जब एनडीए में थे नीतीश कुमार, जब बीच में कुछ दिनों के 2022 से हट कर करके उधर गए, उस समय तो ये हो रहा था कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद मिल सकता है, ऐसा वादा किया गया, इस तरह की बातें आई थी। तो अब ये बात कुछ हजम नहीं होती है, क्योंकि एनडीए ने उन्हें फिर से बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा का रूप में घोषित कर दिया है। तो पर ऐसे में अब उनको उपराष्ट्रपति बनाना ये सेल्फ गोल होगा बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए भी, कि अगर ऐसी परिस्थिति में नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बनाकर खुद सत्ता में अगर बीजेपी आती तो सेल्फ गोल होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर राजनीति में वादे निभाए कब जाते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। यहाँ तो वादों से पहले ही पतंग काट दी जाती है।
और वैसे भी मोदी सरकार को खास करके ये जो अमित शाह और मोदी नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है और मोदी सरकार सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। कब आकर करके रात्रि के 8 बजे वो घोषणा कुछ कर दें या कुछ और कर दें, ये समझ से परे। तो हो सकता है कि कौन बड़ी बात है कि भाई अगर आप देखें कि किसी को अचानक से आपके सामने ऐसा नाम आ जाएगा जो कि आप सोचे नहीं होंगे कि हाँ ये नाम आ सकता है। तो इस वजह से ये जो है सवाल अब उठता है कि हाँ भाई ऐसे में नीतीश जी का तो कहीं से कोई नाम जो ले रहे हैं न्यूज वाले, पोर्टल वाले, सोशल मीडिया पे अति उत्साहित लोग, कहीं से नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मोदी जी से लेकर करके अमित शाह की छोड़ दीजिए, मोदी जी से लेकर के बाकी लोगों ने घोषणा कर दिया कि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही हमारे यहाँ पे चेहरा है देश में, मोदी, यहाँ पे नीतीश कुमार। तो ऐसे में अब ये समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या है। अब रही बात कि इस ऐसी स्थिति में जिस तरह से जब दबाव या इस तरह के इस्तीफे होते हैं तो इसके कारण नहीं बताए जाते हैं। इसी तरह के हवाला दिए जाते हैं कि भाई चलो उनका स्वास्थ्य का हवाला दो और बता दो, साइडलाइन कर दो, आहुति दे दो, बस बात खत्म है। और वैसे भी सबसे आम बहाना स्वास्थ्य कारण ही होता है। अब अचानक से इस तरह से देर रात्रि में, जैसा मतलब पूरा मैंने बताया ना कि जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि अच्छे से उन्होंने कार्रवाई चलाई, संचालन किया राज्यसभा में, फिर उसके बाद अचानक से, और कोई भी अगर इस्तीफा देना अगर उनको रहता, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र शुरू होने से पहले दे सकते थे या सत्र के आखिर में भी अपना वो इस्तीफा दे सकते थे। ये एक दिन में अचानक से सुबह से शाम तक ठीक था, रात में उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? तो ये तो मतलब होगा, और इस तरह के जो है इसका जवाब आप जब ढूंढिएगा तो मिल सकता है, थोड़ा सा बारीक से अगर आप देखिएगा तो मिल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के राजनीति को साधने की कोशिश हुई है। और जो जिस तरह से एक और कारण है कि न्यायपालिका पर ही मुखर नहीं थे, किसानों के ऊपर जो मान लीजिए, उसके लिए भी शिवराज सिंह के चौहान को याद होगा, शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री अभी केंद्र में, उनको सरेआम एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, कुछ कहा हुआ था, याद होगा आप लोगों को, वो वीडियो आज भी पड़ा हुआ होगा सोशल मीडिया पे। तो ये सब भी उनके खिलाफ जा रहा था कि भाई क्या हो सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अब ये इन दोनों का, नीतीश कुमार का जैसा है कि कोई चांसेस नहीं है कि हाँ कि वो उप मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ऐसे लेकिन फिर भी सरप्राइज देने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं, क्या पता क्या कर दें भाई। तो अब इंतजार कीजिए कुछ, क्योंकि जो नियम है, जो संविधान में जो नियम कायदे कानून बताए गए कि ज्यादा देर तक जो है आप उपराष्ट्रपति के पद को खाली नहीं रख सकते हैं, तुरंत ही इनको भरना पड़ेगा। एक तो पहले से ही इनको अध्यक्ष नहीं, जेपी नड्डा कैसा दर्शनाहा आदमी आ गया कि अभी तक मैंने इनको अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। और जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने का सबसे सबसे अभी तक का बीजेपी का सबसे अगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मतलब नकारा टाइप से अगर मैं मानता हूं तो जेपी नड्डा ही। जेपी नड्डा के वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान, और कब क्या वो बोल दे, उनका भी बोलने का कोई मतलब ये नहीं पता है कि कब क्या कह दें। और उनके आने की वजह से आप देखिए कि हर जिले में, हर सॉरी जिले नहीं माने हर प्रदेश में जो कार्य समिति या कार्यकारिणी बनी है, जो मतलब टीम बनी है, हर जगह असंतोष है। और जेपी नड्डा बस एक पता नहीं, अब वो अमित शाह की कठपुतली है। तो ये तो नुकसान जो है इस तरह से आए दिन, आप बोलिए कि अभी तक अध्यक्ष भी घोषणा नहीं कर पाए थे, अब उसको उपराष्ट्रपति का भी पद भरना है। तो बीजेपी के लिए धीरे धीरे अपने लिए खुद मतलब जो है परेशानी बढ़ाई जा रही है। और नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना कर करके और यहाँ सेल्फ गोल नहीं करेगी, इसलिए आप लोग इस चीज को मेरे हिसाब से साइड ही कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। वैसे फिर मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।